बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम वी टॉक और मैं हूं हमजा भट्टी। नाज़रीन, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को अमरीकी सदर जो बाइडन का ख़त और अहम चैलेंजों का सामना करने में अमरीका पाकिस्तान के साथ खड़ा है। और इसमें जो बाइडन ने कहा है मिलकर चैलेंजों का सामना करेंगे। सेहत आमा का तहफ़्फ़ुज़, माशी तरक्की और सब के लिए तालीम मुश्तरका विजन होगा। अमरीकी सदर की जानिब से यह ख़त में कहा गया, पाकिस्तान के साथ मिलकर इंसानी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ और तरक्की के फ़रोग़ के लिए पुरज़्म है। तवील अरसे बाद किसी अमरीकी सदर का ये पहला ख़त है। ख़त पाक अमरीका ताल्लुकात में बेहतरी का इशारा है और इसमें पीटीआई के इल्ज़ामात जो थे साइफ़र के हवाले से, उसके जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा उसके असरात मुरतब हुए और रिलेशन में भी जो है वो काफ़ी ज़्यादा संजीदगी से उसको देखा जाने लगा था। लेकिन उन से जो है वो ताल्लुकात मुतासिर भी हुए थे और काफ़ी अरसा के बाद जो है वह अमरीकी सदर की जानिब से वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान को ये ख़त लिखा गया। दूसरी जानिब मुश्तरका जो मफादात कौंसल है उसकी तश्कील नौ कर दी गई और इसमें तारीख़ में पहली मरतबा वज़ीर ख़ारिजा को मुश्तरका मफादात कौंसल में शामिल किया गया, जबकि वज़ीर ख़ज़ाना जो थे उनको इसमें शामिल नहीं किया गया। और इसी के साथ साथ जो सियासी सूरत हाल है उसमें मौलाना फजलुर रहमान साहब, उन्होंने भी जो है वो एहतजाजी तहरीक का ऐलान कर दिया हुआ है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी इसमें जो है वो शामिल दिखाई दे रही है। इस्लामी जमातें कुछ जो है वो इसमें शामिल दिखाई देती हैं और ये रमज़ान के बाद का टाइम मुकर्रर किया गया है। ईद के बाद से ये सिलसिला जारी किया जाएगा और इसमें जो है इंतखाबात भी हो चुके, तमाम तर मामलात भी हो चुके, लेकिन अभी तक जो है वो उस तरह से जो है वो माहौल जो है वो मुस्तहकम होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। इन तमाम तर मामलात पे बात करेंगे। एक्सपर्ट पैनल हमारे साथ मौजूद है, जिसमें वारिस रज़ा साहब हैं, रज़ा सैयद साहब हैं और सफ़ीना खान साहबा हमें ज्वाइन करेंगी। वारिस रज़ा साहब, आपसे आगाज़ करना चाहूँगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब को अमरीकी सदर जो बाइडन की जानिब से ख़त लिखा गया और काफ़ी अरसे के बाद अमरीकी सदर की जानिब से ये ख़त जो है वो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान को लिखा गया और इसमें जो है वो चैलेंजेस का सामना करने के हवाले से सेहत आमा का तहफ़्फ़ुज़, माशी तरक्की और तालीम के मुश्तरका विज़न के हवाले से इसमें जो है ये पॉइंट्स मेंशन किए गए हैं। तो क्या समझते हैं, किस नज़र से देखते हैं इस जो है वो कदम बढ़ाने को? हमजा, एक तो ये आपकी मुझे वीडियो नजर नहीं आ रही। एक प्रॉब्लम ये है, दूसरी कि इस सवाल का जवाब है वो मैं ऐसे दूंगा कि देखिए, पाकिस्तान और अमेरिका के जो मामलात हैं या सिफारती ताल्लुकात हैं वो आज के नहीं बल्कि 6-7 सदियों पर मोहित थे और उन ताल्लुकात में उतार चढ़ाव गाहे बगाहे आता है खत्ते की सूरत हाल के सबब। तो अब भी जो है वो इस खत्ते की सूरत हाल जो पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल और जोग्राफियाई सूरत हाल है, जो खत्ते की रीजनल सूरत हाल है, उस एतबार से जो है अमेरिका और पाकिस्तान के ताल्लुकात जो है वो उस शानदार मोड़ पर कतई नहीं है जिस शानदार मोड़ पर कहे जाते थे। अच्छा, इसमें जो है ये इसमें जो है ना सबसे अहम जो काम जो है वो किया था, इस ताल्लुकात को जिस सिमत बढ़ाने की कोशिश की थी पीटीआई के 3 साल दौर में, तो बुनियादी तौर से जो है ना रिपब्लिकन का दौर था। ये है डेमोक्रेट दौर। तो एक बात याद रखिएगा कि ये तारीखी तौर से बहुत अहम बात है, गालिबन में इससे पहले भी जिक्र कर चुका हूँ कि रिपब्लिकन जो है वो उमूमी तौर से उन अफराद पर मुहित होती है जो कि या उन सरमायाकारों पर या उन सरमायादारों पर मुहित पार्टी का नाम है जो कि आस्था की खरीदो फरोख्त का जो है ना पूरी दुनिया में उनका कारोबार है। कि जो है ना डेमोक्रेट जो है ना मार्केट इकोनॉमी को जो है ना वो ज्यादा अपनी पिच बनाते हैं, तो दोनों के पिच में फर्क है। तो लिहाजा जब रिपब्लिकन थे यानी ट्रम्प साहब थे, तो इमरान खान जब आए तो ट्रम्प भी इमरान खान की कॉपी थे या ट्रम्प की कॉपी इमरान खान थे, तो दोनों के दरमियान जो है
वो एक रीजन के हवाले से जो उनके मफादात थे, यानी सरमाएदार जो कि अमेरिका के सरमाएदार है। देखिए इसमें जो जरा अच्छा फर्क रखिएगा। अमेरिका के जो सरमाएदार हैं जो कि असलहे के फरोख्त करने वाले हैं या असला साजी करने वाले हैं, उनके दरमियान और वही अफराद जो है ना ज्यादा बेहतर ताल्लुकात कायम कर सकते हैं कि जो कि खुद जंग जदल के जो है वो हक में हो। इमरान खान इस एतबार से अफगान तालिबान की दहशत गर्दी को वो कभी उन्होंने बुरा नहीं कहा, बल्कि ये कहा कि अफगान तालिबान की दहशत गर्दी शुरू करवाने में अमेरिका की वजह से उनकी दहशतगर्द बने, नहीं तो वो बहुत अच्छे मोमिन और जो है वो अच्छे मुसलमान थे। और उसको शासन ये नजर आता है आपको कि इमरान खान ने बाकायदा 35,000 जो है ना अफगान तालिबान को पाकिस्तान आने की इजाजत दी थी, उनको ऑफिशियल जो है ना ऑफिस खोलने की इजाजत दी थी, और किसी न किसी तरीके से यानी रिटायर्ड जनरल फैज हमीद के जरिए और रिपब्लिकन के मफादात को पेश नजर रखते हुए 5,000 वो तालिबान, वो सरफरोश जो वो सरफरोश कहते थे, वो जंगजू तालिबान पाकिस्तान में ऑफिशियली बस आए, जिनकी सजाए मौत की जो है वो सजाए मौत को माफ करने में सदर अलवी साहब ने मरकजी किरदार किया, जिसमें से एक तालिबान का वो दहशतगर्द था जो कि पाकिस्तान के फौजी यानी अफसरान और फौजी सिपाहियों के कत्ल में मुलविस था, और उसको जो है सजाए मौत सुप्रीम कोर्ट और मिलिट्री कोर्ट दे चुकी थी। लेकिन तालिबान की हिमायत चूंकि जारी और सारी थी, और चूंकि असला साजी की फैक्ट्री के वो परवरदा थे इमरान खान, लिहाजा उन्होंने वो हिमायत जारी और सारी रखी। और इस तरीके से जो है ना ये जो डेमोक्रेट का दौर था, या डेमोक्रेट के जो मामलात आपके पाकिस्तान से खुशगवार ताल्लुकात बनने की तरफ जा सकते थे, उसमें किसी न किसी तरीके से रुकावट आए या ठहराव आया। तो ये जो आप 1-2 साल का जो पीरियड आपको नजर आ रहा है ठहराव का या सर्दमोरी का या जो है स्लो मूव का, तो ये वो दौर है। तो अब कहीं जाकर जो है ना, यानी आप अंदाजा कीजिए कि इमरान खान पैर पटक के मर गए, इल्तिजा करते रहे कि जो बाइडन उनको फोन करे, जो बाइडन ने उनको मुबारकबाद नहीं दी, जो बाइडन ने मुझे फोन करके कह दे, और ये यानी जो बाइडन ने नहीं किया। लेकिन पाकिस्तान का पहले यानी एक मुंतखब वजीर आजम को उन्होंने फौरी तौर से बहुत डिटेल खत लिखा। तो ये असल में वो जो तनाजुर जो तनाजुर मैंने आपके सामने रखा, ये उस तनाजिर का पेशखैमा है, क्योंकि इस खित्ते में अमेरिकन मफादात को बहुत ज्यादा धचका लगा है, और इमरान खान उस धचके का बुनियादी सबब है। और इमरान खान बुनियादी सबब इसलिए है कि इमरान खान वहाँ के इस्लाह साज और इस्लाह के जो कारोबार करने वाले रिपब्लिकन हैं उनको सपोर्ट करते हैं, वो आज तक सपोर्ट करते हैं, और इसीलिए उनको उनकी जाना आप देखें दरपर्दा वो तालिबान के हिमायती थे, और दरपर्दा तालिबान के दहशतगर्दी के हमलों पर वो उनको तशवीश नहीं होती। और उसी जो बाइडन यानी ट्रम्प के कहने पर या रिपब्लिकन के कहने पर या अमेरिका के इस्लाह साजों के कहने पर पाकिस्तान के चीन से ताल्लुकात को जो है ना उन्होंने सदमौली का शिकार किया, न सिर्फ सदमौली का शिकार किया बल्कि सी पैक को तकरीबन बंद कर दिया, जो आज तक किसी न किसी तरीके से सी पैक जो है ना वो गोया के चलने के शायद के मरहले में हो, लेकिन अभी तक वो मुकम्मल तौर से अपने यानी उस रफ्तार से जो है ना सी पैक की काम शुरू नहीं हो सका है। तो ये जो मफादात आपने खित्ते के अपने सिर्फ और अपने साजों के लिए, अमेरिकन इस्लाह साजों के लिए, अपनी ख्वाहिशात के लिए, तालिबान को सपोर्ट करने के लिए, क्योंकि मैंने आपको पहले भी ये बात बताई है कि इमरान खान की तरबियत तालिबान माइंडसेट जनरल गुल हमीद गुल साहब की है, और हमीद गुल साहब की तरबियत का ये शाखसाना था
जिस वजह से फौज का एक गिरोह जो है, काकुल गिरोह जो है, उनको जो है ना इख्तियार में लाया था। अब जाहिर है कि वो चीजें जो है ना पाकिस्तान के लिए मौलिक साबित हुई, लिहाजा उनको मजबूरन जो है ना इमरान खान को वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के जरिए इख्तियार से महरूम किया गया। तो मैं ये समझता हूँ कि खित्ते के लिए, खित्ते के बेहतरी के लिए ताल्लुकात अमेरिका से बनाना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन अमेरिका से ताल्लुकात जो है ना कंडीशन के तहत होनी चाहिए। यानी डे टू डे जो कंडीशन होती है सूरत हाल, उसके एतबार से होनी चाहिए। ये नहीं कि हम किसी न किसी मुल्क की झोली में जाकर गिर जाए और वहां उस झोली से निकले नहीं। तो मैं ये समझता हूँ कि यानी बराबरी की बुनियाद पर नहीं तो कम से कम एक बेहतर ताल्लुकात की बुनियाद पर दोनों ममालिक के ताल्लुकात का कायम होना बहुत ही खुशहाल बात है। और हम इसको जो है एक दूररस नतीजे के तौर पर हमें देखना चाहिए और उम्मीद रखना चाहिए कि अमेरिका अपने तालिबान के दहशतगर्दी के और अफगान वार के जो इंटरेस्ट हैं उनको पाकिस्तान के इंटरेस्ट से जो है ना बालातर नहीं रखेगा, बल्कि पाकिस्तान की मईशत के, पाकिस्तान की सियासत के, पाकिस्तान के समाज के इंटरेस्ट को मलूज खातिर रखेगा। तो लिहाजा ये ताल्लुकात जो है ना बेहतर सिमत जाने की कवी उम्मीद है। अच्छा वारिस साहब, आपने ये तमाम तर जो नुक्ता नज़र पेश किया अपना, इसमें मैं दो तीन चीज़ें जो हैं वो आपसे जानना चाहूँगा, आपकी रहनुमाई इसमें लेना चाहूँगा। आपने बात की बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब की। मैं यहाँ पे कोट करना चाहूँगा कि खान साहब की हुकूमत में कितने ड्रोन अटैक्स जो हैं वो हुए हैं? कितने टेस्ट क्या कहा? ड्रोन अटैक्स अमेरिका की बात की जा रही थी, देखिए तालिबान के हवाले से आप बात कर जी रहे जी थे जो। तो खान साहब ने जी जी जैसे जी जी आपने ये बात की मैं कि लास्ट में कुछ ना कुछ कंडीशंस होनी चाहिए अगर ताल्लुकात भी होते हैं, तो खान साहब भी तो इसी हवाले से बात करते थे कि कंडीशंस होनी चाहिए। आप दोस्ताना तौर पे तो हम आपके साथ चल सकते हैं, लेकिन आपके ऑर्डर्स को हम तस्लीम नहीं कर सकते। नहीं, ऐसा देखिए, इसको समझने की कोशिश कीजिए। हम्म। ड्रोन अटैक का जो मुखालिफ था वो यानी ट्रम्प खुद था। हम्म। ट्रम्प खुद ये कहता था कि ड्रोन अटैक करके हमने यानी अमेरिका के केस को कमजोर किया है। तो हम्म। आप मुझे ये बताइए कि इमरान खान किसका मुकदमा लड़ रहे थे? हम्म। आपने जो से ये सवाल किया, तो इमरान खान किसका मुकदमा लड़ रहे थे? वो तो ट्रम्प का मुकदमा लड़ रहे थे। बात यह है कि ड्रोन हमले किस पर हो रहे थे? ड्रोन हम्म। हमले दहशतगर्द तालिबान पर हो रहे थे। ड्रोन हमलों को रुकवाने के कौन सबसे बड़े दायी थे? वारिस साहब, इमरान ड्रोन जो खान। है वो निशानदेही करता था कि इस इलाके में ये सारे दहशतगर्द हैं, जिसमें मासूम बच्चे भी शामिल होते थे और नौब्याहता जोड़े भी शामिल होते थे। नहीं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। मैं ये नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूं कि ड्रोन हमले, बुनियादी सबब ड्रोन हमले का क्या होता था? हम्म। बुनियादी सबब अवाम से ज्यादा दहशतगर्दों की निशानदेही हुआ करता था। हम्म। अब ये एक बहुत ठीक बात है आपकी, बिल्कुल दुरुस्त बात है कि उसमें जो है ना आवाम का जो नुकसान हुआ, वो नुकसान जो है किसी भी तरीके से उसको यानी बैलेंस नहीं किया जा सकता इस बात से कि जनाब आप ड्रोन हमला कर रहे हैं तो लिहाजा आवाम का नुकसान हो रहा है, तो क्यों हो रहा है? नहीं, लेकिन इसका सबब क्या है? इसका सबब अवाम को नहीं था, बल्कि दहशतगर्दी में हिस्सा लेने वाले अफराद को निशानदेही था और उनको खत्म करना था। निशानदेही करना और खत्म करने के लिए कौन उनका बुनियादी टारगेट था, ये है सवाल। हमका सवाल ये नहीं है कि अवाम टारगेट थे, सवाल ये है कि कौन टारगेट था। आप लेकिन बताइए वारिस कौन साहब, टारगेट? टारगेट के दौरान जो पाकिस्तानी जो थे उसमें जो जैसे मैंने जिक्र किया, बहुत सारे जो हैं वो काफ़ी नुकसान बर्दाश्त करना पड़ा। तो वो एक हदफ के बदले में काफ़ी नुकसान जो है ये पाकिस्तान जो है इसको अफोर्ड कर सकता है। पाकिस्तान के तालिबान हमलों से, तालिबान की दहशतगर्दी से और पीटीआई यानी इमरान खान पसंदीदा लोगों से, सरफरोशों के हमलों से 10,000 पाकिस्तानी
15,000 पाकिस्तानी जो है ना कत्ल हुए हैं, बेमौत मारे गए हैं, उनका हिसाब कौन देगा? उस वक्त तक ड्रोन नहीं था, उस वक्त वारिस तक ड्रोन नहीं साहब, था। माजी कई ड्रोन सालों से अफगान बाशिंदे विदाउट जी रजिस्ट्रेशन पाकिस्तान में मुकीम थे। अब लाखों की तादाद में वो वापस भेजे जी गए। तो वो तो बानी तहरीक इंसाफ के दौर ठीक से है। पहले थे विदाउट रजिस्ट्रेशन, और अभी भी जो है वो सैकड़ों हजारों की तादाद में विदाउट रजिस्ट्रेशन, जिनका आपको नहीं पता कि वो कौन है। देखिए 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 हमजा साहब, तारीख को इधर उधर ना कीजिए, सुन लीजिए। वो ज़रबे अर्ज का जो वो था ऑपरेशन, वो हुआ है किसके दौर में? वो हुआ है 2014, वो सॉरी, वो हुआ है यानी हमारे आसिफ जरदारी सदर थे, हम्म और जो आर्मी चीफ थे वो कियानी साहब थे। हम्म कियानी साहब के दौर में ज़रब अर्ज का जो वो सिलसिला हुआ था, जिसमें हम्म सवात से हमने मुल्ला क्या नाम था उसका, मुझे ये याद नहीं आ रहा, मुल्ला फजल, हम्म मुल्ला फजल को आउट किया था और उनको यहाँ से दौड़ाया था। ये ज़रब अर्ज का हवाला दे रहे हैं आप। हम्म ज़रब अर्ज के बाद जो है यहाँ के तालिबान के हमले जो है ना मुसलसल जारी रहे। उन हम्म हमलों में 10,000 अफराद, और उन हमलों में कोई ड्रोन अटैक नहीं था। ड्रोन अटैक शुरू हुआ है 2015-16 से, हम्म ठीक है। तो बात यह है कि उन 10,000 अफराद का हिसाब किताब देने इमरान खान क्यों नहीं मांगते? तालिबान क्यों नहीं मांगते? और किस लिए नहीं मांगते? इसलिए कि वो उनकी फिक्र के लिहाज से, उनकी सोच के लिहाज से वो दुरुस्त है, वो सरफरोश है। इसीलिए आईएसआई के यानी सिटिंग जनरल को, सिटिंग आईएसआई के सरबराह को अफगान वार जब ये खत्म हुई, अमेरिका जाने लगा, तो बाकायदा भेजा गया वारिस साहब, और 9 उनको मई मुबारकबाद वाकयात दी में गई। मुलव्वस पाकिस्तानी शहरी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान, उनकी निशानदेहियां हो जाती हैं, लेकिन जो हमलों में मुलव्वस, धमाकों में मुलव्वस लोग हैं, उनकी निशानदेहियां नहीं हो सकी अभी तक। जी जनाब, निशानदेही होती है। और निशानदेही मैंने आपको बताया कि जब फांसी दे देती है अदालत, तो आपके सदर अलवी साहब उन दोनों को माफी दे देते हैं। हम्म ये किसने किया? बताइए किसने किया? ये इमरान खान की हुकूमत ने किया, अलवी हम्म साहब ने किया। इसका जवाब कौन देगा कि मेरे फौज के अफसरों और सिपाहियों और अवाम के कातिलों को जो है सदर अलवी साहब ने माफी दी, हम्म और इनके दस्तखत से, इनके आशीर्वाद से, तो मैं इसको क्या कहूं? क्या वारिस साहब, कहूं मैं डॉक्टर इसको? आफिया सिद्दीकी साहब कब से हैं पाकिस्तान से बाहर और कब से अमेरिका के तहवील में? डॉक्टर आफिया सिद्दीकी इमरान खान के सबसे चहेते जनरल, जिनको वो वजीर आजम बनाते बनाते थक गए, रह गए थे, मुशर्रफ के दौर में गई थी। और मुशर्रफ साहब अफगानिस्तान और अफगान वार के जो है ना सेकंड फेज के सबसे बड़े हिमायती थे। उन्होंने अफगान वार के जरिए पैसा कमाया। उस पैसे कमाने के चक्कर में आफिया को और दीगर अफराद को अमेरिका के हवाले किया। तो आप तो अच्छा, साढ़े 3 बरस में आप तो ट्रंप के बड़े अच्छे ताल्लुकात थे, आप डॉक्टर आफिया के क्यों नहीं लेके आ गए? चलिए मान लिया कि तमाम हुकूमतें नाकाम रही, आप तो बड़े चैंपियन हैं मुसलमानों के। आप तो कहते हैं मैं उम्मत मुस्लिमा का बड़ा चैंपियन हूं। तो भाई चैंपियन साहब क्या कर रहे थे 3.5 बरस तक? उन्हें लेके आ गए डॉक्टर आफिया को। वारिस साहब, डॉक्टर 3-4 आफिया दिन कबल डॉक्टर मैथ्यू आफिया मिलर जो हैं तर्जुमान अमेरिका के, उनकी जानिब से ईरान के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात के हवाले से कुछ बयानात सामने आए। हाँ ये ठीक है। अब सुन लीजिए, मैं यही आपसे अर्ज कर रहा हूं कि पाकिस्तान के खित्ते की जोग्राफियाई पोजीशन को मलहूज खातिर रखते हुए इस खत को देखें। इस खत को पाकिस्तान अमेरिका ताल्लुकात की बहुत ज्यादा बुलंदी की हैसियत में न देखें, इसको
कभी भी। जब भी आप हैसियत में देखेंगे तो आप धोखे में आ जाएंगे। बात यह है कि इस खित्ते में इस वक्त एक नया इत्तेहाद बनने की तरफ जा रहा है। उस इत्तेहाद की मजबूती के लिए और उस इत्तेहाद की मजबूत न होने के लिए, उसको कमजोर करने के लिए अमेरिका और उसके इत्तेहादी ताकतें नहीं चाहती कि पाकिस्तान, सऊदी अरब, ईरान, चीन और रूस का ये जो इत्तेहाद, जो कि मुस्तकबिल में इस खित्ते के, इस रीजन के मुआशी मसलों को किसी न किसी तरीके से तरक्की याफ्ता बना सकता है, उस तरफ जो जा रहे हैं। तो लिहाजा अब उन्होंने ये सोचा कि ये वो मौका है कि चीजें दुरुस्त कर दी जाए, नहीं तो इसका नुकसान जो है ना, पाकिस्तान को जो कुछ होगा, जो कुछ हमें होगा वो तो होगा, लेकिन उसका सबसे बड़ा नुकसान जो है वो जो है अमेरिका की स्टेट को होगा, अमेरिका की रियासत को, उसके बैनुल अक़वामी तौर से जो वो एक मास्टर बना हुआ है उसकी हैसियत को होगा। लिहाजा वो अपनी हैसियत को बरकरार रखने के लिए पाकिस्तान से बेहतर ताल्लुकात का ख्वाह है और हम भी ख्वाह हैं, लेकिन इस बुनियाद पर नहीं कि आप जो दिल चाहे वो करेंगे। अब नहीं चलेगा ही, भाई अब साहब, नहीं चलेगा ही। यही जो आपने कंडीशन वाली बात की थी, उस कंडीशन के लफ्ज़ को मद्देनज़र रखते हुए मैंने ये कुछ पहलू जो है इनको जो है वो ज़ेरे बहस लाया मैं, कि अभी तक जो है माजी पिछले कई सालों से सियासी हुक्मरान बदलते रहे, इक़्तिदार बदलते रहे, लेकिन किसी भी हुक्मरान ने इन पहलुओं को मद्देनज़र नहीं रखा। तो कंडीशंस कौन सी हैं? अगर अभी खुशियां मनाई जा रही हैं, खत लिखा गया, लेकिन कंडीशंस तो अभी भी नहीं है, अभी भी जो है वो हुक्म सादिर किए जा रहे हैं। देखिए हमजा, इस बात को समझने की कोशिश करें कि जो सिफारती ताल्लुकात होते हैं वो इमरान खान की तरह गैर संजीदा तरीके से नहीं तय किए जाते कि उन्होंने साइफर 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 लगा दिया। आज उसी साइफर में आज वो अंदर है, ठीक है। वारी साहब, वैसे और क्या साइफर इस था? मुकदमे का देखिए साइफर तो होता है, दुनिया में चलते हैं। ये टेलीग्राम, टेलीफोन, वो टेलीग्राम के जो और जो वायरल, जो वायरस के जरिए जो एक दूसरे को पैगाम दिए जाते हैं, फिर से वजारत खारजा को उनके सफीर जो देते हैं वो रोजाना की बुनियाद पर देते हैं, रोजाना की बुनियाद पर देते हैं, और हर मुल्क का देता है। वो साइफर होता है, वो कोड होता है। अब उस साइफर वो होता है जो कि राज में रखा जाता है। आप मुझे बताइए हमजा, मुझे, हालांकि मैं 35-40 साल से सहाफत कर रहा हूँ, ठीक है, मुझे उसका टेक्निकल नाम तक नहीं पता था। यानी साइफर मुझे टेक्निकल नाम नहीं पता था, लेकिन उस साइफर, यानी ये होती है हुक्मरानों के जो है, जो ओथ लेने का तरीका होता है कि वो सीक्रेसी को आउट नहीं करेंगे। तो जो भी हुक्मरान है, चाहे वो हमें पसंद हो या ना पसंद हो, लेकिन उनको सीक्रेसी को आउट नहीं करना चाहिए। तो ये जो सीक्रेसी को आउट करने वाला जो गैर संजीदा रवैया अपनाया गया है, यानी इनके दौर में, इमरान खान साहब के दौर में, तो और साइफर दुनिया, यानी बच्चे बच्चे को पता चल गया, फिर बाद में उसकी वजाहत है कि वो कोडेड होता है और वो साइफर यूं होता है और साइफर की जबान नहीं समझी जाती। तो ये जो सीक्रेसी है, इसको आउट नहीं किया जाता, ओथ के तहत भी आउट नहीं किया जाता, और रियासत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, रियासत के सियासी और माशी मफादात के लिए भी आउट नहीं किया जाता। आउट नहीं किया ये जाता। ठीक है आप वारी भी साहब, ब्रेक पे जाना है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। तो ये जो मुश्तरका मुफादात कौंसिल की तश्कील नो की गई, इस हवाले से बात करेंगे, और एहतजाजी तहरीकों के हवाले से बात करेंगे जो इस्लामी जमातों की जानिब से जो है वो ऐलानात किए गए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से भी इसमें बिलखुसूस ऐलान किया गया। ब्रेक के बाद वापस आते हैं, हमारे साथ ही रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। प्रोग्राम के इस हिस्से में बात करेंगे, मुश्तरका मफादात कौंसिल की तश्कील नू कर दी गई और इसमें तारीख में पहली मरतबा वज़ीर ख़ारिजा को इसमें शामिल किया गया, वज़ीर ख़जाना को इसमें शामिल
नहीं किया गया है। एक्सपर्ट पैनल हमारा हमारे साथ मौजूद है। वारिस साहब, वारिस रज़ा साहब, मुश्तरका मफादात कौंसल जो है इसकी तश्कील नू कर दी गई और इसमें वज़ीर ख़ारिजा जो है उनको शामिल किया गया है, इसहाक डार साहब को। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब साहब को इसमें शामिल नहीं किया गया। क्या समझते हैं, क्या इसमें आपका नुक्ता नज़र होगा? देखिए, यहाँ पर ये एक ऐसा सेंसिटिव मामला है जिस पर मैं चाहते हुए भी वो बात आपको नहीं बता सकता कि औरंगजेब साहब को क्यों नहीं शामिल किया गया है, और उसकी सिर्फ इशारा में दे सकता हूँ आपको कि आपको याद होगा कि मैंने आपसे ये कहा था आप ही के किसी प्रोग्राम में कि औरंगजेब साहब किसके यानी तर्जुमान है या किसने जो है ना उनको इंडक्ट किया गया, उनको वापडा साहब, याद है ना? ठीक है। अब पाकिस्तान की जो रियासत है और रियासत के जो कंपोनेंट हैं वो किसी तरीके से नहीं चाहते कि वो एक ऐसा यकीनन वो उनके मफाद के लिए जो है वो अपने मफाद के लिए उन्होंने उनको कैबिनेट में इंडक्ट किया है और सेनेटर भी बनवा रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ एक बात अपने जहन में रखिए कि वो ड्यूल नेशनल भी है। ठीक है, ड्यूल नेशनल भी है। तो ये अचानक इस बात को बहुत संजीदा लिया जाना चाहिए कि अचानक जो है ना वज़ीर खजाना जो कि उमूमी तौर से उस मुश्तरका मफादात कौंसिल का नुमाइंदा होता था और टेक्निकल भी होना चाहिए, ठीक है, लेकिन वो क्यों नहीं है, उसकी क्यों नहीं की वजूहत मैंने आपको इशारों में बता दी कि उसकी वजूहत ये है कि अब रियासत उस कस्म का जो है ना कोई जो है वो रिस्क लेना नहीं चाहती कि उनके कोई भी अंदरूनी मामला कहीं ऐसे ड्यूल नेशनल के हाथ लग जाए या ऐसे फर्द के हाथ लग जाए जो कि जाकर चीजों को जो वो यहाँ सोच रहे हैं मुल्क के लिए या जो भी वो प्लान कर रहे हैं चीजों को, उनकी प्लानिंग जो है ना वो कहीं और जाकर पहले से डिस्कस हो जाए। तो मैंने बहुत एहतियात के साथ आपसे मैं ये बात कर रहा हूँ, मैं इस पर खुलकर भी बात करना चाहता हूँ, लेकिन ये मेरे ख्याल में हमारे चैनल के लिए और हमारे लिए अभी मुनासिब नहीं है। यकीनन थोड़ी दिनों बाद चीजें सामने आएंगी तो हो सकता है कि हम ये पर बात कर लें। एक तो ये, दूसरी बात ये है कि ये जो इशारा किया जा रहा है कि जनाब वो चूंकि उनको यानी इसहाक साहब को साइडलाइन कर दिया था लिहाजा उनको नवाजने के लिए, तो मेरे ख्याल में नवाजने में बात नहीं है, ये कि उनको एज एन एक्सपर्ट जो इकोनॉमिकल एक्सपर्ट है वो के तौर पर भी मेरे ख्याल में वो उनको लेके आए और उसका साथ उनका पहला जो जिसकी तरफ मैंने इशारा किया वो मकसद भी उनका इसहाक डार साहब को एज ए इकोनॉमिकल एक्सपर्ट लेकर आए। जाहिर है इकोनॉमिकल बेसिक बुनियादी काम था उनका, तो वो फाइनेंस के आदमी है, वजारत खारिजा के तो वो आदमी नहीं है। तो बात ये है कि बुनियादी जो उनका काम है वो फाइनेंस है, वजारत खारिजा नहीं है उनका काम। तो बात ये है कि मेरे ख्याल में उनको यानी कहते ना दो आदशे के तौर पर वो यूज करना चाहते हैं। उन्होंने दूसरे जो सूरत हाल है जिसका मैं आपकी तरफ पहले इशारा किया उसको वो पैक भी रखना चाहते हैं, क्योंकि इससे मुल्क की सलाहियत का, मुल्क की राज का और मुल्क की प्लानिंग है या मनसूबाबंदी है उसके यानी अफशा होने का ज्यादा होते हैं। तो ट्रस्टवर्दी अफराद को वो इसलिए उसमें रखते हैं, इसलिए कि देखिए ये जो औरंगजेब साहब बड़ी माजरत के साथ ये बिल्कुल न्यूली ऐड है, यानी न्यू फेस है। अब इनके बहुत सारी चीजें अभी मख्फी होंगी, बहुत सारी चीजें जब तक कि उनकी मुकम्मल वो जांच पड़ताल नहीं कर देती तब तक हो सकता है कि थोड़े अरसे के बाद जब वो सेटिस्फाइड रियासत या रियासत के कंपोनेंट, तो हो सकता है कि
वजारत खजाना को दोबारा से किसी न किसी तरीके से शामिल कर दिया। तो मैं समझता हूँ कि फिलहाल इसको हम देख सकते हैं और इस पर तबसरा किए बगैर जो चीजें चल रही हैं उनको हालात के नजर में देखने की मेरे ख्याल में ज्यादा जरूरत है। ठीक है। अच्छा वारिस साहब, दूसरी जानिब सियासी जमातों के हवाले से अगर बात की जाए तो जो है एहतजाजी तहरीकों के लिए जो है वो सामने आ रहे हैं उनके बयानात है। मौलाना फजल रहमान साहब ने भी इसमें बिलखुसूस एहतजाजी तहरीक चलाने का फ़ैसला किया है। दीगर इस्लामी जमातें भी इसमें शामिल होते हुए दिखाई दे रही हैं। तो क्या समझते हैं, पहले भी मुश्किलात का सामना करना पड़ा और हुकूमत वक्त के लिए फिर से जो है वो रमज़ान के बाद, इस मुक़द्दस महीने के बाद जो है वो दोबारा से ये सिलसिला जारी होता हुआ दिखाई देगा? देखिए, पहली बात तो ये है कि पूरी तरह से जो है ना, और डेमोक्रेट नाम, उनके एतबार से कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाना कोई बात नहीं है, वो राइट है। अब वो राइट अगर तशद्दुद की राय करता है तो यहाँ पर आके क्लैश डेवलप होती है। कि देखते हैं कि देखिए, मौलाना फजल रहमान साहब में इतनी कैपेसिटी है, वो उनमें और में और बहुत जीर्ण सियासतदान है और बहुत पुराने सियासतदान है, उनमें इतनी कैपेसिटी तो है कि वो एक अच्छी मज़ाहमती तहरीक शुरू कर सकती है। लेकिन उनका अगर ट्रैक रिकॉर्ड देखा जाए, यानी खासतौर से मौलाना फजल रहमान की बात कर रहा हूँ कि फजल रहमान का अगर ट्रैक रिकॉर्ड देखा जाए एहतजाजी तहरीकों का, तो उनका ट्रैक रिकॉर्ड तशद्दुद कभी नहीं रहा। ये हम बगैर बायस के ये बात कह सकते हैं। और इसमें जो है वो मैं बहुत यानी वाज़ेह तौर से बात कह सकता हूँ कि मौलाना ने के इख्तिलाफ अपनी जगह हो सकते हैं, उनके नुक्ता नज़र अपनी जगह हो सकता है, उनकी फिक्र से इख्तिलाफ अपनी जगह हो सकता है, लेकिन मौलाना की तहरीक कभी भी तशद्दुदाना या तशद्दुद या इश्तियाल अंगेजी का शिकार नहीं हुई। मुझे उम्मीद है कि मुजाहिदीन जो वारिस साहब, एक तहरीक वो मौलाना डंडा कराना बरदार चाहते फोर्स हैं, भी उनकी तहरीक में शामिल होती है, वो किन मकासद के लिए जो है वो बनाई जाती है? देखिए उनका नुक्ता नजर तो ये है कि जो कि बहुत अच्छी बात नहीं है, आपने सही निशानदेही की कि डंडा बरदार फोर्स या इस किस्म की जो भी फोर्सेज हैं वो किसी भी सियासी तहरीक में नहीं हुआ करती और नहीं होना चाहिए, नहीं उनको होना भी चाहिए। बात आपकी बिल्कुल ठीक है कि ये जो है किस बात की निशानदेही करती है कि एक नेगेटिविटी की निशानदेही करती है, लेकिन उनका उस पर नुक्ता नजर ये है कि हम अपने मरकजी रहनुमाओं की हिफाजत की खातिर डंडा बरदार फौज रखी हुई है और उसका कुछ न कुछ हमें ऐसा इशारे मिलते हैं कि उस डंडा बरदार फौज ने कभी भी अपनी मुजाहिमती तहरीक में कभी भी किसी को या किसी भी तहरीक में शरीक होने वाले को जो है ना जगह तशद्दुद का निशाना नहीं बनाया। गो कि ये कोई अच्छी बात नहीं है, गो कि तशद्दुद ये का कोई निशाना अच्छी नहीं बात बनाते, नहीं है लेकिन ये डंडा है कि वो अदालतों के, मुअज़्ज़ज़ अदालतों के गेटों पे चढ़ते हुए, फिलांगते हुए, तो दीवारों पे फिलांगते हुए, कपड़े लटकते हुए ये दिखाई दिए। नहीं, बिल्कुल दिखाई दिए हैं। मैं आपसे यही तो अर्ज कर रहा हूँ कि जो तहरीक में मज़ाहिमती तहरीक में अगर तशद्दुद या इश्तियाल अंगेजी पैदा हो जाती है तो फिर वो सियासी तहरीक नहीं होती। यही तो मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ कि कपड़े टांगना या डंडे बरदारी करना या असेंबली के गेट तोड़ना या रेडियो पाकिस्तान में घुस जाना या कब्रें खोदना, ये कोई अच्छा अमल? आप मुझे बताएं ना, इमरान खान के धरने के जो भी अमल है उसको कोई भी पॉलिटिकल जमात क्या दुरुस्त कहती है? नहीं कहती। मसद तहरीक इंसाफ से सियासी इख्तिलाफ हो सकता है, लेकिन सियासी इख्तिलाफ सियासी तरीके से रखा जाता है। लेकिन जब सियासत में मुतशद्दिदाना अमल शामिल हो जाए, चाहे वो शरवाले लटकाने का हो, चाहे वो कब्र खुदवाने का हो, चाहे वो रेडियो पाकिस्तान में जाने का हो,
चाहे वो यानी किसी एसएसपी को पीटीआई के कारकुनान की तरफ से मारने का हो, डंडे डंडे और लाठियों से मारने का हो, तो वो मुतशद्दिदाना रोल होता है। उससे सियासी तहरीक को और सियासी पार्टियों को आज खुद नुकसान होता है। आप देखिए ना उसका नुकसान, ये मैं एक बहुत ही संजीदगी से ये बात कह रहा हूं कि पीटीआई के इन तमाम जो जो मैंने आपको गिनवाए, इसका नुकसान बुनियादी तौर से पीटीआई को हुआ है। सियासी तौर से इसका नुकसान पीटीआई को हुआ है और किसी जमात को नहीं हुआ। तो लिहाजा अगर फजल रहमान साहब के डंडा बरदार ये काम करेंगे तो ये रियासत के लिए उनको ज्यादा हैंडल करना ज्यादा आसान होगा। बल्कि रियासत कहेगी कि ये तशद्दुद पसंद है, लिहाजा इनको इसलिए मार रहे हैं, आपके पास जवाब होगा। तो पॉलिटिकल पार्टीज जो है ना अपने अमल से रियासत को जवाब पैदा करने नहीं देती। अगर कोई मुतशद्दिद जवाब पैदा करने दिया जाता है किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से, तो उसका नुकसान हमजा अल्टीमेटली उस पॉलिटिकल पार्टी को पहुंचता है जो कि मुजाहिमा, तो हाँ सियासत के नाम पर मुजाहिमत करती है लेकिन तशद्दुद पसंदाना कार्रवाइयों में मुलविस हो जाए। ठीक है। अच्छा वारिस साहब, इंतखाबात हो चुके हैं लेकिन अभी तक ये सियासी इस्तेहकाम जो है ये दिखाई दे रहा है, तो क्या समझते हैं आने वाले दिनों में ये सियासी अदम इस्तेहकाम जो है वो ये ख़त्म हो जाएगा, इस्तेहकाम आ जाएगा सियासत में और अवाम जो है उनको भी रिलीफ मिलेगा कुछ ना कुछ, जो तवक्कुआत लगाए बैठे हैं पाकिस्तान के अवाम? देखिए अवाम के रिलीफ की जहां तक बात है, हम मुसलसल अपने प्रोग्राम में ये जिक्र करते चले आए हैं कि अवाम के रिलीफ की तरफ जो है ना हमारे बहुत माजरत के साथ, चाहे वो मुस्लिम लीग नून हो, चाहे वो पीपल्स पार्टी हो, चाहे वो तहरीक इंसाफ, चाहे वो अशराफिया की ताकतें, अवाम के रिलीफ के मुतालिक तो कोई सोचता ही नहीं। और अवाम को रिलीफ देने की बातें तो की जाती हैं और ये कहा जाता है कि उनको दिया जाता है कि आइंदा जो है ना आने वाले दिन बहुत अच्छे होंगे, लेकिन आज भी जो है ना 2 से 3 रुपए बिजली बढ़ा दी गई। ठीक है, आज भी जो है ना वो मैं अभी प्याज लेने गया था तो आप यकीन माने कि नजर न आने वाली प्याज 200 रुपए किलो थी। तो बात यह है कि अवाम के लिए महंगाई, माशी बदहाली का शिकार अवाम के लिए ये पॉलिटिकल पार्टियां कुछ नहीं कर पा रही। इसीलिए तमाम पॉलिटिकल पार्टी अगर आप गौर करें तो अवाम के नुक्ते नजर से ये पॉलिटिकल उनमें अवाम के अंदर उनकी कोई वैल्यू नहीं है, उनकी इज्जत नहीं है। इख्तिदार हासिल कर लेने का मकसद ये नहीं होता कि अवाम भी उनको चाह रही है और अवाम वोट देने का भी मकसद ये अवाम को चाह रही है। बात यह है कि अवाम चेंज चाहने का मकसद ये होता है कि अवाम चाहती है कि अगर फलाने ने मुझे सहूलत नहीं पहुंचाया तो हो सकता है उम्मीद की बुनियाद पर आने वाला सहूलत पहुंचा दे। लेकिन जब अवाम देखती है अपने तो तमाम पॉलिटिकल पार्टी एक ही नुक्ता नजर, एक ही फार्मूला होता है कि अवाम को बेवकूफ बनाओ, अवाम को नारों में उलझाओ और अवाम को झांसे दो, अवाम को उम्मीद दो, लेकिन अवाम की खुशहाली के लिए, अवाम की बहबूद के लिए, अवाम के माशी खुशहाली के लिए कुछ न दिया जाए। तो मैं तो ये समझता हूँ कि मुस्तकबिल में मुझे अवाम के रिलीफ मिलने की अगर आपको उम्मीद है तो बहुत होने भी चाहिए, अच्छी उम्मीद रखनी भी चाहिए। लेकिन मैं जरा इस बारे में मेरा शक और शुभ बात जो आपने पूछी है कि यानी सियासी जो अफरा तफरी जो है या सियासी जो अदम एतमाद है, तो या सियासी अदम इस्तेहकाम है, वो मुझे लगता है कि ये बहुत अहम इशारा मैं कर रहा हूँ। डिटेल हम कल या परसों बात करेंगे। ये जो 6 जजों के जो खत है उसका जब ड्रॉप सीन होगा और ये होने वाला है, ये 10 से 15 दिन नहीं लगेंगे। ये ड्रॉप सीन जब हो जाएगा और तमाम चीजें खुलकर सामने आ जाएंगी तो
सियासी इस्तेहकाम जो है ना आहिस्ता बेहतरी की तरफ जाएगा। ठीक है वारिस साहब, बहुत शुक्रिया आपका, आपने कीमती वक्त दिया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को अमरीकी सदर जो बाइडन की जानिब से ख़त लिखा गया। अहम चैलेंजों का सामना करने में अमरीका पाकिस्तान के साथ खड़ा है, ये अमरीकी सदर की जानिब से कहा गया। और सेहत आमा का तहफ़्फ़ुज़, माशी तरक्की और सब के लिए तालीम का मुश्तरका विजन जो है, इस हवाले से अमरीकी सदर ने कहा पाकिस्तान के साथ मिलकर इंसानी हकूक़ के लिए, तहफ़्फ़ुज़ और तरक्की के फ़रोग़ के लिए पुरज़्म रहने के लिए कहा गया। तवील अरसे के बाद ये पहला ख़त है वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान को अमरीकी सदर की जानिब से। और इसमें PTI के जो इल्ज़ामात लगाए गए थे साइफ़र के हवाले से, उसके बाद काफ़ी मामला जो है वो डिस्टर्ब भी रहे, ताल्लुकात मुतासिर हुए। लेकिन अब ये जो है वो खुशाइन बात समझी जा रही है अमरीकी सदर की जानिब से जो ख़त लिखा गया। लेकिन एक्सपर्ट पैनल से जैसे जाना, इसमें जो कंडीशंस हैं पाकिस्तान के हवाले से, जिसमें आज़ादाना तौर पर अपने दोस्ताना ताल्लुकात जो हैं उन पे किसी भी किस्म का जो है वो कंप्रोमाइज़ नहीं किया जाना चाहिए, और ताल्लुकात जो है उनको पॉजिटिव वे में और दुरुस्तगी की समत के हवाले से जो है उसको मद्देनज़र रखते हुए परसू करना चाहिए। दूसरी जानिब मुश्तरका मुफादात कौंसल की तश्कील नो जो की गई, उसमें वज़ीर ख़ज़ाना की जगह पे वज़ीर ख़ारिजा को जो है वो इसमें इंक्लूड किया गया। और इसमें वारिस साहब ने जैसे बताया कि उसमें जो है एक्सपर्ट की हैसियत से जो है वो इसहाक डार साहब को इसमें शामिल किया गया, और आने वाले वक्त में हो सकता है कि इसहाक डार साहब को दोबारा से इसमें कहीं ना कहीं यूटिलाइज भी किया जा सके। और तीसरा, जो महंगाई के हवाले से अवाम जो है उनको उस तरह से रिलीफ जो है वो अभी तो नहीं मिल रहा, लेकिन आने वाले दिनों में सियासी इस्तेहकाम आता है तो फिर इस बात की उम्मीद लगाई जा सकती है कि अवाम के लिए भी रिलीफ और उनकी तवक्कुआत के मुताबिक हुकूमत उनको डिलीवर कर सकेगी। अपने मेज़बान हमजा भट्टी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।